नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। दोस्तों आज बात करेंगे हम लोग जो पेपर थर्ड है आपका, यानी कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि मैं अभी पिछले कुछ दिनों से आप लोगों को क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं और उस क्रम में कई वीडियोस भी आपके लिए लेकर आ रहा हूं सामने। तो उसी क्रम में आज जो है जो आपका पेपर थर्ड है, यानी कि साइकोलॉजी ऑफ लर्नर लर्निंग एंड टीचिंग या अधिगमकर्ता का मनोविज्ञान अधिगम एवं शिक्षा, इस पेपर थर्ड से जो 2016 का पेपर है वहाँ से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं दोस्तों, और उनको हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। तो आइए उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं और उम्मीद करता हूँ ये आपकी परीक्षा की तैयारी में ज़रूर मदद करेंगे। साथ ही साथ इस जो PDF मैं आपके सामने अभी डिस्कस कर रहा हूँ, इसका लिंक भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। साथ ही साथ ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है हमारे पास में कि अधिगम को परिभाषित करें। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है कि अधिगम को परिभाषित करें, यानी कि मीनिंग ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग यानी कि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से एक अनुभवी व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कि एक अनुभवी व्यक्ति जैसे कि शिक्षक या कोच या एक मार्गदर्शक जो भी होता है आपका, नए अनुभव, अभ्यास, प्रशिक्षण प्रदान करके व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। मतलब कि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहां पर कि एक अनुभवी व्यक्ति, चाहे वो आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपसे बड़े कोई भी हो सकते हैं, आपके गुरुजन हो सकते हैं, आपका कोच हो सकता है अगर आप किसी स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में, कहीं पे भी है तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपसे ज़्यादा अनुभवी है और आपके क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जब वो आपको एक विधिवत तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को सिखाता है, आपका आकलन करता है, फिर उस आकलन के आधार पर आपकी चीज़ों को और बेहतर करता है, तो ये जो प्रक्रिया होती है आपकी, ये कहलाती है आपकी अधिगम की, या फिर इसे कहते हैं लर्निंग का प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस के लिए दोस्तों जो मुख्य जो दो चीज़ें होती हैं, इसके अलावा कई सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो दो चीज़ें होती है वो है हमारी, पहला तो होता है हमारा एक टीचर और एक स्टूडेंट। तो जो बेसिक लर्निंग रिक्वायरमेंट होती है, द बेसिक लर्निंग रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए टीचर एज वेल एज ए स्टूडेंट। सो ये दोनों मिलके ही एक लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। इसके अलावा जो आपके सहयोगी सामान होते हैं, जैसे कि सहयोगी आपके लिए स्टडी मटेरियल लगेगा, वो चाहिए होती हैं। इसके अलावा लर्निंग की प्रक्रिया में आपकी जो है बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं, जैसे कि आजकल ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी आ गई हैं। इसके अलावा पाठ्य पुस्तक, जो आपका करिकुलम होता है, आपका सिलेबस होता है, ये सारी चीज़ें मिलकर लर्निंग प्रक्रिया का हिस्सा बनती हैं। लेकिन मुख्य रूप से एक शिक्षक और एक स्टूडेंट का होना आवश्यक होता है किसी भी लर्निंग की प्रक्रिया में, लर्निंग की प्रक्रिया को होने के लिए। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं बताऊं कि जब भी लर्निंग की प्रक्रिया होती है तो ये माना जाता है कि लर्निंग की प्रक्रिया का उद्देश्य होता है बच्चे या कि जो सीखने वाला है उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना। जो आज आप जानते हैं, जो आपकी आज मान्यताएं हैं, आपको जब प्रशिक्षण दिया जाएगा या फिर आपको जब कोई चीज़ सिखाई जाएगी तो उससे आपके विचारों में बदलाव आएगा और आपके व्यवहार में बदलाव आएगा। तो मुझे उम्मीद करता हूं कि छोटा सा जो एक डेफिनेशन है ये आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्न जो है दोस्तों विस्तार से भी अभी डिस्कस करेंगे आगे। तो फिलहाल के लिए अभी एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूं मैं, ताकि आप इस तरह से क्वेश्चन को अपने तैयार कर लें और आप अपने लेवल पे ऐसे क्वेश्चन को रेडी कर सकते हैं। कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। आइए, अगर हम लोग बात करें कुछ फेमस जो मनोवैज्ञानिक हैं, शिक्षण शास्त्र से जुड़े लोग हैं, उनकी परिभाषाओं के बारे में, तो देखिए, अकॉर्डिंग टू BF स्किनर, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही फेमस नाम है BF स्किनर, आप अभी पढ़ चुके होंगे। तो इनके अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया। अगर इंग्लिश में बात करें इसको आप और अच्छे से समझ सकते हैं कि लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव एडजस्टमेंट इन प्रैक्टिसेस। मतलब कि जो आप चीज़ें सीख रहे हैं, जो आपका व्यवहार है, उसमें जो लगातार, जो प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, लगातार, धीरे धीरे, जो लगातार उसमें जो आप एडजस्टमेंट करते जाते हैं, उसमें बदलाव करते जाते हैं, यही लर्निंग होता है। तो मतलब आप सीधे सीधे समझ गए कि व्यक्ति के व्यवहार में या जो उसका काम करने का तरीका है, उसमें जब धीरे धीरे सुधार आता जाता है, यही होती है लर्निंग। अगर हम लोग बात करें गिलफोर्ड के अनुसार, तो गिलफोर्ड के अनुसार जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड, बिकॉज ऑफ बिहेवियर चेंज इन बिहेवियर इज लर्निंग। तो गिलफोर्ड कहते हैं क्योंकि बदलाव हुआ है किसी के व्यवहार में, तो ये आपका क्या है,
एक परिवर्तन है। तो व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है गिलफोर्ड के अनुसार। अगर कॉलिन्स की बात करें हम लोग, तो कॉलिन्स के अनुसार पहले के निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। तो आपने देखा ये तीनों जो महान विभूतियां हैं, ये जो महान मनोवैज्ञानिक है शिक्षण शास्त्र में, तीनों की जो परिभाषाएं हैं, तीनों में एक चीज जो आपने बहुत कॉमन सा देखा होगा, और वो ये है कि व्यवहार में परिवर्तन को ही जो है आपका अधिगम माना जाता है, लर्निंग माना जाता है। तो आप देख सकते हैं हर जगह जो है व्यवहार के कारण, व्यवहार में परिवर्तन, ये जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो बिहेवियर में चेंज होता है, यही होता है आपका लर्निंग प्रोसेस। अब बिहेवियर में चेंज आपका इमोशनल भी हो सकता है, एजुकेशनल भी हो सकता है, आपका साइकोलॉजिकल और सोशल भी हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है डिफाइन टीचिंग। अब शिक्षण को परिभाषित करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में अभी आपके सामने उत्तर लाने का प्रयास किया है। ये प्रयास आपको थोड़ा अच्छा लग रहा होगा। इसमें थोड़ा मेहनत जरूर लगता है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि शायद अगर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत कर लूँ और आपको उससे कुछ फ़ायदा मिल जाए, तो ये जो मेरा उद्देश्य है इस चैनल को क्रिएट करने का, इस चैनल को बनाने का, शायद वो पूरा हो जाएगा। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि सर आप मतलब टाइमली रिप्लाई नहीं करते या टाइमली नोट्स नहीं देते। तो मैं आप सभी लोग से माफ़ी मांगना चाहूँगा दोस्तों। कुछ अपने भी काम होते हैं जिनसे समय निकालने के बाद मैं आप लोगों के लिए पूरा समय देता हूँ। रात को 2 बजे या 3 बजे तक भी जग कर कोशिश करता हूँ कि आपके लिए कंटेंट रेडी कर सकूँ। तो फिर भी अगर किसी को मेरी वजह से थोड़ी समस्या हो रही है या कोई देरी विलंब हो रहा तैयारी में मेरी वजह से, तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। डिफाइन टीचिंग यानी कि शिक्षण को परिभाषित करना है। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि शिक्षण क्या है। हम लोग यहाँ पे परिभाषा के रूप में बात कर रहे हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आपको जो आप तैयार करेंगे, और ये सारे इस तरह के छोटे क्वेश्चन मिलकर बड़े क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ अटेंडिंग टू अंडरस्टैंडिंग पीपल्स नीड, experiences and feeling and intervening so that they can learn particular things and learn more than their current knowledge। मतलब ये कि शिक्षण लोगों की जरूरतों, अनुभवों और भावनाओं को समझने और हस्तक्षेप करने की प्रक्रिया है, ताकि वे विशेष चीजें सीख सकें और अपने वर्तमान ज्ञान से अधिक सीख सकें। आपने समझा दोस्तों? ये परिभाषा देखिए बहुत ही अच्छा है, और परीक्षा में जब भी आए आपको इसी तरह की परिभाषा आपको लिखना है कि संक्षेप में आपने सारी बातें कह दी। देखिए इसमें है क्या, पहली लाइन से आप समझ पाएंगे यहाँ पे कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपके शिक्षण की प्रक्रिया है ये क्या करता है। इसमें एक अनुभवी व्यक्ति जो होता है लोगों की जरूरतों, उनके अनुभवों और उनकी भावनाओं को समझकर, मतलब कि अगर आप एक शिक्षक हैं तो शिक्षक के रूप में एक छात्र की आवश्यकताओं, जरूरतों, छात्र को क्या अनुभव है अभी तक, जिस भी उम्र में बच्चा हो उस उम्र तक उसने क्या सीखा है, उन सारी चीज़ों को आपको पता लगाना है, उसका ज्ञान करना है। तो उसके ज़रूरतों, उसके अनुभवों और उसकी भावनाओं को, मतलब वो सीखने की स्थिति में किस प्रकार से है, क्या वो सही से मानसिक रूप से तैयार है, कभी पारिवारिक रूप से परेशान तो नहीं है, इस तरह की सारी चीज़ें समझने के बाद जब आप अपना योगदान करते हैं बच्चे के लिए, बच्चे के सिखाने की प्रक्रिया में आप अपना योगदान करते हैं, तो ये जो प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से बच्चा कुछ विशेष चीज़ें सीख पाता है, वो चीज़ें सीख पाता है जो अभी तक उसने नहीं सीखी है, तो ये पूरी प्रक्रिया ही आपकी क्या कहलाती है, शिक्षण की प्रक्रिया। मैं आपको इसको थोड़ा सा ब्रेक करके बताया है, आप इसको परिभाषा रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन आप समझ गए होंगे कि शिक्षण की प्रक्रिया मतलब ये कि सामने वाले की आवश्यकताओं, जरूरतों, उसकी स्थिति को समझकर उसके अनुसार आप ऐसा नहीं कर सकते एक बहुत ही होनहार बच्चे को और एक ऐसा बच्चा जो मानसिक रूप से मंद बुद्धि, दोनों को एक ही प्रकार से नहीं पढ़ा सकते। तो शिक्षण का मतलब ये होता है कि जो मंद बुद्धि बच्चा है, मंद बुद्धि बच्चे की जो सीखने की गति है आपको उसके हिसाब से सिखाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो ही जाकर आप सही प्रकार से शिक्षण कर रहे हैं। तो शिक्षण का मतलब होता है जरूरतों, आवश्यकताओं और जो सही तरीका है जिससे कि बच्चा सीख जाए। बच्चा चाहे जैसा भी हो, चाहे वो बहुत होनहार बच्चा हो, चाहे वो मानसिक रूप से मंद बुद्धि बच्चा हो, दोनों को शिक्षण का अधिकार है, दोनों को सीखने का अधिकार है। तो अगर आप उनको उनकी आवश्यकताओं, उनकी गति के हिसाब से सिखा पाते हैं तो यही प्रक्रिया जो है वास्तव में आपकी शिक्षण कहलाती है। तो परिभाषा में जो मैंने चीज़ें आपकी लिखी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आवश्यकताओं और भावनाओं को समझते हुए
अब देखिए उदाहरण के लिए हम देखते हैं जैसे शिक्षा भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास आदि क्षेत्रों में भी प्रभावित करती है। तो शिक्षण से क्या होता है कि छात्र के हर एक क्षेत्र में उसका विकास होता है। एक शिक्षक के रूप में आप करते हैं शिक्षण के माध्यम से बच्चे को शारीरिक रूप से विकास करने में मदद करते हैं, शैक्षणिक रूप से विकास करने में मदद करते हैं, भावनात्मक रूप से अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो आप उसको ठीक करते हैं। इस तरह से आप उसको मतलब गाइड करते हैं, उसको काउंसलिंग देते हैं ताकि बच्चा जो है अपने जीवन में जो है उच्च लक्ष्यों को प्राप्त कर पाए, अच्छे गुण उसके अंदर आए, अच्छी क्वालिटीज उसके अंदर आए, ताकि वो मतलब एक अच्छा नागरिक बन सके, देश के लिए काम आ सके और उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उसका ओवरऑल विकास हो। तो शिक्षण की प्रक्रिया एक शिक्षार्थी को शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से नए कौशल और व्यवहार विकसित करने में मदद करती है। देखते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। आप इसको यहाँ पे जरूर लिखेंगे कि शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है वो शिक्षार्थी को शिक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से नए कौशल और नए प्रकार के व्यवहार विकसित करने में मदद करती है। अब यहाँ पे नए कौशल तो आप समझ गए होंगे कि नई नई चीज़ें आपको सीखने की मिलती हैं। कौशल का मतलब हो सकता है आप म्यूजिक सीखना भी शुरू कर दें, आपको म्यूजिक नहीं आता और आप म्यूजिक सीखना शुरू कर देते हैं, या फिर आप म्यूजिक में निपुण हो जाते हैं। तो ये सारी इस तरह के कौशल, स्किल्स। और उसके अलावा नए व्यवहार। अब नए व्यवहार का मतलब क्या कि हो सकता है कि आप एक एज ए स्टूडेंट या आप एक व्यक्ति के रूप में भी आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों से कम बात करते हैं, सामाजिक रूप से आप थोड़ा घुलते मिलते नहीं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। तो एक शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से, एक कोचिंग प्रक्रिया के माध्यम से आपके अंदर वो जरूरी आत्मविश्वास लेकर आएगा, आपको बताएगा कि आप किस वजह से जो है लोगों से सामना नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके अंदर वो जरूरी आवश्यक जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो आपको आत्मविश्वास की कमी हो या आपके अंदर में जो मन में भय है या जो आपको शैक्षणिक आवश्यकताएं किसी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, वो सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराता है शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से, ताकि आप अपना जो है भविष्य जो है अपना उज्जवल कर सकें, आगे चीज़ों को सीख पाएं। तो कौशल और व्यवहार को परिवर्तित करने में शिक्षण का बहुत बड़ा योगदान होता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है। तो आपको पता है दोस्तों इमोशन क्या होती है, जो सीधे शब्द में बोले तो भावना। और अब जब बात करते हैं इंटेलिजेंस की, तो मतलब भावनात्मक बुद्धिमत्ता, तो इसको समझते हैं और आप खुद भी समझेंगे। ये जो शब्द है आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सबसे पहले सैल्वे एवं मेयर, ये जो दो शिक्षा विद्वान थे आपके, इन्होंने इस शब्द को मतलब सबसे पहले एक्सप्लेन किया, या आप बोल सकते हैं कि इसको डिफाइन किया। सबसे पहले इन्होंने इस्तेमाल किया इसको, और इन्होंने इस शब्द को किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसके बारे में समझने की प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल किया था, या उसके व्यक्तित्व को बताने के लिए ये टर्म यूज किया था। ये जो शब्दावली है उसका इस्तेमाल किया गया था। अब देखते हैं हम लोग परिभाषा को समझ लेते हैं। तनाव, संवेग, प्रतिबल एवं समायोजन की अन्य परिस्थितियों में संवेगात्मक बुद्धि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो संवेगात्मक बुद्धि की कब आवश्यकता होती है दोस्तों, जब आप बहुत तनाव में होते हैं। संवेग का मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल, जैसे कि बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा प्रेम, या बहुत ज्यादा आप डिप्रेशन में, ऐसी कोई भी स्थिति हो तो आपके संवेगात्मक बुद्धि। या फिर आपकी ऐसी स्थिति हो प्रतिबल, मतलब आप किसी से लड़ाई कर रहे हैं, या फिर आपको किसी चीज के साथ बहुत टेंशन हो रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं ये डिसीजन लूं कि नहीं लूं, मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ऐसी कोई स्थिति जहां पर कि मतलब आपको तुरंत डिसीजन लेना है, जिससे कि बहुत सारा आपके जीवन पे प्रभाव पड़ने वाला, तो एक सही डिसीजन लेने में जो है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस जो है आपको मदद करती है। इमोशनल इंटेलिजेंस के आधार पर ही आप ऐसी कठिन परिस्थितियों, विषम परिस्थितियों, जिसको बोलते हैं ना इमरजेंसी सिचुएशन में आप जो है डिसीजन ले पाते हैं, वो भी सही डिसीजन, जो कि आपकी लाइफ को बेहतर बनाती है। संवेगात्मक बुद्धि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह एक ऐसी योग्यता है जो व्यक्ति के संयोगों को नियंत्रित, सुलभ, अभिव्यक्ति एवं नियमित करती है। आप समझ गए दोस्तों कि ये एक ऐसी एबिलिटी होती है जो कि हमको मदद करती है हमारे खुद के इमोशंस को मॉनिटर करने में। हम अपने जो हमारे इमोशंस हैं, अगर हमारे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है तो हमें हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे अंदर जो संवेग हैं, जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, हम उसके ऊपर काबू रखना जानते हैं, हमारा उसके ऊपर नियंत्रण होता है। तो भावनाओं के ऊपर, इमोशंस के ऊपर अगर आपका नियंत्रण होता है तो आप जो है कोई भी ऐसा काम नहीं करते जो भावनाओं के अनुरूप हो। उदाहरण के लिए मान के चलिए, अगर
आपको कोई एक बड़ा व्यक्ति अगर अनजाने में कुछ ऐसा बोल देता है जो आपको पता है कि वो गलत बोल रहा है, लेकिन क्योंकि आप संवेगात्मक रूप से कंट्रोल हैं, आपको अपने संवेगों के ऊपर नियंत्रण है, आप जानते हैं कि ये जो व्यक्ति बोल रहा है ये जानबूझकर नहीं बोल रहा होगा, हो सकता है इसे पता ना हो, तो आपका जो संवेगात्मक बुद्धि होती है, जो आपकी संवेगात्मक इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, वो आपको इस समय डिसीजन लेने में मदद करता है कि नहीं, मुझे अभी इनकी बातों को रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि इससे जो है इनको बुरा लग सकता है और मेरे जो इनके साथ संबंध हैं, जो भी मेरी बातें होती हैं वो खराब हो सकती हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस आपको सही निर्णय लेने में संवेगों के आधार पे, यानी कि इमोशंस के आधार पे तुरंत रिएक्ट करने से आपको रोकता है, आपको निर्णय लेने का अवसर देता है कि भाई आप समझे कि उस स्थिति में आपको सही में क्या करना चाहिए। तो आप समायोजन, आप अपना सिचुएशन को एनालाइज कर पाते हैं अगर आपके अंदर जो है इमोशनल इंटेलिजेंस है तो। अभी देखते हैं, इसी योग्यता के आधार पर हम अन्य व्यक्तियों के संयोगों की पहचान, व्याख्या एवं उन्हें समझ सकने में सफल होते हैं और इन सूचनाओं को हम अपने चिंतन एवं कार्यों को निर्देशित करने में भी उपयोग करते हैं। जहाँ दोस्तों देखिए आपको यहाँ बताया गया है, यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो ये जो क्वालिटी होती है हमारे अंदर, ये जो हमारे अंदर क्षमता होती है ना इमोशनल इंटेलिजेंस की, इससे हम क्या कर पाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस अगर आपके अंदर है, आप खुद भी अगर इमोशनली इंटेलिजेंट है तो आप दूसरे के बारे में भी समझ सकते हैं। सामने वाले के हाव भाव, उसके व्यवहार को देखकर आप उसके बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो आप उसके बारे में समझ जाएंगे कि अगर आदमी बहुत तेजी से चल रहा है, दौड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो किसी का इंतजार कर रहा है, परेशान है। अगर कोई आदमी तेज तेज चिल्ला रहा है, मतलब वो गुस्से में है, तो आप कैसे समझ सकते हैं। आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है, उसके आधार पर आप उस चीज के ऊपर निष्कर्ष दे पा रहे हैं। अगर हम लोग परिभाषा रूप में बात करें तो क्रून और मित्र वाला, यानी क्रून और मित्र के जो परिभाषा के रूप में अगर हम लोग बात करें तो आइए देख लेते हैं कि संवेगात्मक बुद्धि वह क्षमता है जिसमें परानुभूति, अब इसको समझते हैं, थोड़ा हिंदी में अच्छे अच्छे वर्ड होते हैं संवेगात्मक बुद्धि वह क्षमता है जिसमें परानुभूति, आत्मनियंत्रण, आत्म सचेतता तथा अन्य कौशल सम्मिलित होते। मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस इज एन इमोशनल कॉम्पिटेंस इंक्लूडिंग एम्पैथी। मतलब कि एम्पैथी का मतलब होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि परानुभूति, मतलब कि सामने वाले के साथ में एक सहानुभूति की भावना जो आपके अंदर उत्पन्न होती है ना कि यार उसको मत बोलो कुछ भी, यार वो अभी दुखी है। तो ये वाली जो हमारे अंदर भावना होती है ना, इसको बोलते हैं परानुभूति या फिर हम लोग बोलते हैं एम्पैथी। तो इमोशनल इंटेलिजेंस की वजह से ये भावनाएं या इस तरह की चीजें आपके अंदर विकसित होती हैं। आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल आता है, आप खुद के ऊपर नियंत्रित रहते हैं, आप खुद अपने ऊपर नियंत्रण रख पाने में सक्षम हो पाते हैं। तो संवेगात्मक बुद्धि आपको इस तरह से ऐसी क्षमताएं देता है जिससे कि आप अपने जीवन में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं, ऐसी कई सारी परिस्थितियों से अपने आप को बचा पाते हैं जिसकी वजह से आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए आप कई बार हो सकता है कि बहुत गुस्से में रहें और अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है तो हो सकता है आप किसी के साथ लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं। तो इन सारी जो परिस्थितियां होती हैं उनसे आपको इमोशनल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं रोकता है, बचाता है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट्स आपको जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला पॉइंट ले लेते हैं, व्हाट इज लर्निंग स्टाइल, यानी कि अधिगम शैली क्या है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि लर्निंग स्टाइल का मतलब होता है कि आप किसी चीज को किस तरह से सीखते हैं। यहाँ पे लिखा है, आप बहुत सारा कुछ देख सकते हैं, तो मैं आपको बस सारांश में बताने का प्रयास करूंगा कि अधिगम शैली या लर्निंग स्टाइल का मतलब होता है कि कोई भी चीज अगर हम कर रहे हैं तो उसको हम किस तरह से करते हैं और किस तरह से उस चीज को सही से सीख पाते हैं। तो लर्निंग स्टाइल का मतलब यही हो गया। आइए इसको हम एक डेफिनेशन के रूप में देख सकते हैं। अधिगम शैली व्यक्ति के सीखने के तरीके एवं सूचना को प्राप्त करने के तरीके को परिभाषित करता है। जी हाँ दोस्तों, अभी देखिए यहाँ पे लिखा है, इसको हम लोग समझते हैं। परिभाषित करती है, यह व्यवहार का एक प्रतिमान होता है जिसका प्रयोग मनुष्य नई चीजों को सीखने के लिए करता है। तो ये आपने समझा कि अधिगम शैली, लर्निंग स्टाइल क्या मदद करती है हमको नई नई चीजों को सीखने में। लर्निंग स्टाइल जो है आपके व्यक्ति की, हर एक व्यक्ति की अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जैसे कि कभी कभी किसी महत्वपूर्ण चीज को हम याद करना चाहते हैं। मान के चलिए, एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि सपोज कि मान के चलिए आप एक स्टूडेंट है, जैसे आजकल का ही आपका माहौल ले लेते हो, आपकी बीएड की परीक्षाएं हैं और आप किसी महत्वपूर्ण टॉपिक को याद करना चाहते हैं। अब मैंने आपको बोल दिया कि भाई आप उसको पढ़कर और लिखकर याद कर लो, तो शायद आप प्रयास कर रहे होंगे, या आपने बचपन से आपके गुरुजनों ने बोला होगा कि इस चीज को बार बार लिखकर पढ़ो।
तो आप उसको ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो चीज़ें याद नहीं हो रही, लेकिन अचानक से आप अपना ही एक नया तरीका निकालते हैं और उस तरह से चीज़ों को आप याद कर लेते हैं आराम से। तो इससे क्या पता चला कि हो सकता है जो चीज़ें मैंने बताई वो मेरा अधिगम शैली है, यानी कि मैं लिख लिख कर पढ़ पढ़ कर जब चीज़ों को करता हूँ, याद करता हूँ या समझने की कोशिश करता हूँ तो मैं चीज़ों को सीख पाता हूँ, मेरी लर्निंग हो जाती है। लेकिन आपको जब वही काम करना होता है तो जब आप लिख कर या पढ़ कर करते हैं तो आप शायद नहीं कर पाते, लेकिन आपका जो खुद का अपना तरीका है उसके माध्यम से आप चीज़ों को सरलता से याद कर लेते हैं, सरलता से सीख पाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा और आपका दोनों का सीखने का जो तरीका है, जो सीखने की प्रक्रिया है वो अलग अलग है। और इसका मतलब क्या है कि हम दोनों की अलग अलग अधिगम शैली है। तो अधिगम शैली मतलब जो भी तरीके जिससे कि आप चीज़ों को सीखते हैं वो आपकी अधिगम शैली यानी कि लर्निंग स्टाइल कहलाता है। तो सब व्यक्तियों की, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी लर्निंग स्टाइल होती है, अधिगम शैली होती है। आइए देखते हैं कुछ मुख्य रूप से जो आपकी अधिगम शैली होती है उनके बारे में, और हम देखते हैं कि देखिए व्यक्ति की अधिगम शैली उस तरीकों को बताती है जिससे शिक्षार्थी प्रक्रिया को ग्रहण करने, सूचनाओं को समझने एवं धारण करने के लिए पसंद करता। मतलब कि आपका जो स्टाइल होगा ना उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो प्रोसेस हो रहा है, मतलब अगर मान लीजिए आपकी क्लास में मैथ्स पढ़ाया जा रहा है तो मैथ्स की प्रक्रिया को समझने का बहुत सारा तरीका है। हो सकता है जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं आप उसको कॉपी में उतार लेते हैं, फिर घर पे जाते हैं उसको प्रैक्टिस करते हैं और आप सीख जाते हैं, ये एक लर्निंग स्टाइल हो सकता है। दूसरा, टीचर ने जो लॉजिक बताया है उसको समझने में भी आपको मदद मिलती है, तो आप क्या करते हैं, सूचनाओं को प्रोसेस कर पाते हैं। तो लर्निंग स्टाइल का क्या होता है कि आप किस तरह से सूचनाओं को प्रोसेस कर रहे हैं। हो सकता है आपको जब टीचर क्वेश्चन सॉल्व कर देता है तब आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा 2+2 इस तरह से 4 होता है। हो सकता है आपका दूसरा स्टाइल हो, आप जब कोई वीडियो देखते हैं 2+2 का या फिर कोई गेम खेलते हैं 2+2 का, तब जाके आपको समझ में आता है। तो सूचनाओं को आप किस तरह से ग्रहण कर रहे हैं ये आपके लर्निंग स्टाइल का हिस्सा है। तो हर एक आदमी का अपना अपना लर्निंग स्टाइल होता है, सूचनाओं को इकट्ठा करने का, किसी विषय के बारे में चीज़ों को समझने का, सूचना इकट्ठा करने का, उसको समझ पाना, उसको व्यक्त कर पाना, ये अलग अलग चीज़ें होती हैं, हर एक व्यक्ति की अलग अलग लर्निंग स्टाइल को डिनोट करती हैं। अब देखते हैं हम लोग कि जो अलग अलग शिक्षार्थियों की अलग अलग लर्निंग स्टाइल होती है उसको समझने का प्रयास करें। दोस्तों इसके ऊपर डिटेल नोट्स है, आप ले लीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे समझ लेते, देखिए अलग अलग शिक्षार्थी अलग अलग तरीके से, जैसे कि देखकर एवं सुनकर, अकेले में या एक समूह में काम कर कर, तार्किक रूप से सोचकर या अंतराक्ष द्वारा और कभी कभी रट कर या कल्पना कर कर सीखते हैं। ये अलग अलग तरीके हैं, लर्निंग स्टाइल है अलग अलग। तो आप यहाँ पे अलग 1 2 3 4 करके इनको लिख सकते हैं। ये जो पॉइंट्स दिए हैं आपको यहाँ पे डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स जो दिए हैं दोस्तों, आप इनको जो है 1 2 3 4 करना इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि अलग अलग तरीके क्या हो गए कि तार्किक रूप से सोच कर, अंतर रजा कर कर, या फिर कभी रट कर, कल्पना करके, समूह में यानी ग्रुप डिस्कशन करके, चीज़ों को पढ़कर, लिख कर, ये अलग अलग तरीके होते हैं हर एक व्यक्ति को चीज़ों को सीखने का। तो आप इसमें से जो भी 5-6 तरीके लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। उदाहरण देना है आपको तो लिख सकते हैं रट कर, लिख कर, पढ़ कर, सुन कर, प्रैक्टिकल करके। तो ये सारे आपके अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये आपके कुछ मुख्य रूप से जो लर्निंग स्टाइल्स है वो यहाँ पे दिए हुए हैं कि पहला है आपका दृश्य, यानी कि चीज़ों को देखकर, विजुअल लर्निंग मेथड बाय मैप्स, ग्राफ, चार्ट। तो मतलब कुछ चीज़ें आप देखकर सीख जाते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके लर्निंग स्टाइल क्या होती है, विजुअल लर्निंग मेथड होती है, यानी चीज़ों को देखकर सीखते हैं। कुछ लोगों की लर्निंग स्टाइल क्या होती है, गतिक हिंदी में बोले तो, और इसको अगर इंग्लिश में बोले तो प्रैक्टिकल वे, यानी कि मतलब खुद करके जब तक नहीं देखते ना तब तक हम समझते नहीं। जैसे कि अगर आपको पत्तों के बारे में किताब में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जब तक आप उन पेड़ पौधों को खुद से नहीं देखते तो आप सही से समझ नहीं पाते। कुछ बच्चे होते हैं देख कर भी समझ जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं पौधों को छू कर, समझ कर, उनको पास से देखकर तब समझ पाते हैं। तो ये क्या होता है, प्रैक्टिकल वे। तो कुछ लोग जो होते हैं उनकी लर्निंग स्टाइल क्या होती है, चीज़ों को प्रैक्टिकल करके वो चीज़ों को सीख पाते हैं। कुछ लोग होते हैं ऑडियो के माध्यम से, मतलब अपने शिक्षक को सुन के या किसी और को सुन के, या दो लोग जो बात कर रहे हैं, हो सकता है आप अपने दोस्त से ही बता रहे हैं, तो कई बार अपने दोस्तों से सुनकर बहुत अच्छे से चीज़ों को भी समझ जाते हैं। तो लोगों के अंदर क्षमता होती है, जो अच्छे लिसनर होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों को सुनकर भी चीज़ों को सीख जाते हैं। तो लर्निंग स्टाइल का ये तीसरा तरीका है। और चौथा तरीका जो बहुत ही कॉमन है, पठन पाठन पठन लेखन, यानी कि
लर्न करना है, या तो लिख कर या पढ़ कर या किताबों को पढ़ के बार बार पढ़ के उसके साथ डिस्कस करके। अब इस प्रकार की जिन लोगों के अंदर क्षमता होती है ना, या इस तरह का जो लर्निंग स्टाइल जिनका होता है वो। तो दोस्तों अब देख लेते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन थिंकिंग एंड इमेजिनेशन, यानी कि सोच या जिसे हम लोग बोलते हैं चिंतन करना और कल्पना के बीच में अंतर को। तो पॉइंट्स को मैंने सारे पॉइंट्स जितने हो सकते थे वो लिखने का प्रयास किया है। अगर कोई पॉइंट मिस हो गए हो तो आप इसमें ऐड जरूर कर लें। तो आइए एक एक पॉइंट को करके समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों चिंतन की प्रक्रिया लक्ष्य निर्देशित होती है, यानी कि गोल डायरेक्टेड होती है। मतलब चिंतन जब हम करते हैं तो किसी समस्या के समाधान को या किसी चीज़ के बारे में सोचते हुए हम लोग चिंतन करते हैं, जबकि कल्पना करते समय हमारे सामने कोई निश्चित या अनिश्चित समस्या नहीं होती है। यहाँ दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम लोग कल्पना करते हैं उस समय ज़रूरी नहीं कि हमारे सामने कोई लक्ष्य हो, हम किसी भी चीज़ के बारे में सोच लेते हैं। तो ये एक खास बात होती है आपकी, या बड़ी अंतर है आपका किसके बीच में, थिंकिंग और इमेजिनेशन के बीच में। दूसरा, देयर इज लॉजिक इन थिंकिंग। इस पॉइंट को समझिएगा कि चिंतन, खासकर यथार्थवादी चिंतन यानी कि रियलिस्टिक जो चिंतन होता है में तर्क होता है, जबकि कल्पना इमेजिनेशन में सही अर्थ मतलब सही में कोई अर्थ नहीं होता। यानी कि जब चिंतन हम लोग करते हैं तो उसका कुछ मतलब होता है। मान के चलिए अगर आप अभी अपनी परीक्षाओं को लेकर चिंतित हैं तो आप चिंतन करते हैं ना कि भाई मैं इस परीक्षा में किस तरह से तैयार करूं कि मेरे अच्छे से अच्छे अंक आए। तो आप क्या कर रहे हैं, अपनी आपकी सामने समस्या क्या है कि आपके परीक्षाओं में आपको अच्छा प्रदर्शन करना है। उस समस्या के समाधान के लिए आप अलग अलग अपनी चीज़ें सोचते हैं, अपने अपने लेवल पर अलग अलग तर्क के माध्यम से उस समस्या के समाधान के बारे में बात करते हैं। लेकिन एक इमेजिनेशन हो तो आप सीधे ही सोच लेंगे कि यार मेरे ना 90 में से 90 अंक आ गए, ये इमेजिनेशन है। तो इमेजिनेशन मतलब आप जो है बस सोच लेते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि इसमें कैसे आएंगे, यानी कि कोई तर्क नहीं होता। तीसरा पॉइंट है, चिंतन करते समय व्यक्ति क्रमबद्ध सिस्टमैटिक रूप से किसी विषय या घटना के पक्ष या विपक्ष में तर्क करता है। जी हाँ दोस्तों, मतलब हम लोग जब भी किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, अगर चिंतन कर रहे हैं तो हम लोग व्यवस्थित तरीके से उसके बारे में सोचते हैं। जैसे आपकी परीक्षाएं का ही उदाहरण ले लें हम लोग, तो अभी आपने सोचा कि पेपर 1 है, पेपर 3 है, अभी इसको मुझे अच्छे से तैयार करना है। पहले मैं सॉल्व पेपर्स को भी अच्छे से तैयार कर लूँगा, फिर मैं जब अच्छे से तैयार हो जाएगा फिर मेरे पास जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उनको मैं रिवाइज करूंगा। तो आपने अपनी तैयारी का एक सीक्वेंस बनाया होगा, एक क्रम बनाया होगा, जबकि कल्पना का कोई क्रम नहीं होता है। आप कहीं की चीज़ कहीं भी सोच सकते हैं। आप बैठे बैठे आज अमेरिका चले जाएंगे और वहाँ से लंदन, और लंदन से पता चला तो आप चांद पर भी पहुँच गए। तो सीक्वेंस जो होता है कल्पना का कुछ भी नहीं होता है। ये आपस में, ये दोनों चीज़ों के बीच में बड़ा अंतर है। प्रायः चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है। तो चिंतन वास्तविकता से संबंधित घटनाओं के बारे में होता है या वास्तविकता की जो विषय होते हैं उनसे संबंधित होता है, जबकि कल्पना का संबंध वास्तविक चीजों, वस्तुओं एवं घटनाओं से कम ही अथवा अवास्तविक चीजों या वस्तुओं से अधिक होता है। तो बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। इसके अलावा अगला पॉइंट देखते हैं कि चिंतन में प्रयत्न तथा त्रुटि यानी कि ट्रायल एंड एरर की प्रक्रिया होती है। यानी कि जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हमको लगता है कि अगर यार ये काम मैं ऐसे करूं। मैं उदाहरण लेता हूं फिर वापस से आपके परीक्षाओं का ही, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर मैं यार पूरी किताबों से पढ़ लूं तो शायद मेरी परीक्षा की तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो आप इसका ट्रायल लेंगे। तो हो सकता है कि आप 1-2 दिन मतलब इस तरह से पढ़ें, और अगर आपको लगे, अगर आपकी अधिगम शैली, हमने पढ़ा ना लर्निंग स्टाइल, तो अगर आपकी अधिगम शैली ऐसी नहीं है कि जो आप सीधे किताबों से पढ़ के अपनी परीक्षा की तैयारी कर लें, तो शायद आपको सूट नहीं करेगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पे ट्रायल एंड एरर किया। हो सकता है फिर आप उसके बाद क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि मेरी तैयारी कितनी हुई। तो आप चिंतन की प्रक्रिया के दौरान क्या करते हैं, ट्रायल एंड एरर करते हैं। किसी समस्या के समाधान के लिए आप क्या करते हैं, ट्रायल एंड एरर। जबकि जो कल्पना होती है इसमें कोई ट्रायल एंड एरर नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई समस्या ही नहीं होती है। इसके अलावा चिंतन में स्पष्ट रूप से कोई ना कोई समस्या हमेशा होती है। जी हाँ दोस्तों, चिंतन करने का उद्देश्य ही होता है कि यहाँ पर आप जो है किसी समस्या के समाधान को करना चाहते हैं, किसी समस्या के समाधान को आप जो है यहाँ पर दूर करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम वो चीज़ें समझ सकते हैं। जबकि समस्या उत्पन्न होने पर ही चिंतन की प्रक्रिया आरंभ होती है, परंतु कल्पना में ऐसी कोई बात नहीं होती, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि कल्पना तो किसी भी चीज़ के बारे में कर ली जाती है, उसका कोई दिशा नहीं होती, उसकी कोई उद्देश्य नहीं होते। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये मुख्य पॉइंट्स आपको समझ में आ गए हों। तो दोस्तों अब देख लेते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन थिंकिंग एंड इमेजिनेशन, यानी कि सोच या जिसे हम लोग बोलते हैं चिंतन करना और कल्पना के बीच में
अंतर को। तो पॉइंट्स को मैंने सारे पॉइंट्स जितने हो सकते थे वो लिखने का प्रयास किया है। अगर कोई पॉइंट मिस हो गए हो तो आप इसमें ऐड जरूर कर लें। तो आइए एक एक पॉइंट को करके समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, चिंतन की प्रक्रिया लक्ष्य निर्देशित होती है, यानी कि गोल डायरेक्टेड होती है। मतलब चिंतन जब हम करते हैं तो किसी समस्या के समाधान को या किसी चीज़ के बारे में सोचते हुए हम लोग चिंतन करते हैं, जबकि कल्पना करते समय हमारे सामने कोई निश्चित या अनिश्चित समस्या नहीं होती है। यहाँ दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम लोग कल्पना करते हैं उस समय ज़रूरी नहीं कि हमारे सामने कोई लक्ष्य हो, हम किसी भी चीज़ के बारे में सोच लेते हैं। तो ये एक खास बात होती है आपकी, या बड़ी अंतर है आपका किसके बीच में, थिंकिंग और इमेजिनेशन के बीच में। दूसरा, देर इज लॉजिक इन थिंकिंग। इस पॉइंट को समझिएगा कि चिंतन, खासकर यथार्थवादी चिंतन यानी कि रियलिस्टिक जो चिंतन होता है में तर्क होता है, जबकि कल्पना इमेजिनेशन में सही अर्थ मतलब सही में कोई अर्थ नहीं होता। यानी कि जब चिंतन हम लोग करते हैं तो उसका कुछ मतलब होता है। मान के चलिए अगर आप अभी अपनी परीक्षाओं को लेकर चिंतित हैं तो आप चिंतन करते हैं ना कि भाई मैं इस परीक्षा में किस तरह से तैयार करूं कि मेरे अच्छे से अच्छे अंक आए। तो आप क्या कर रहे हैं, अपनी आपकी सामने समस्या क्या है कि आपके परीक्षाओं में आपको अच्छा प्रदर्शन करना है। उस समस्या के समाधान के लिए आप अलग अलग अपनी चीज़ें सोचते हैं, अपने अपने लेवल पर अलग अलग तर्क के माध्यम से उस समस्या के समाधान के बारे में बात करते हैं। लेकिन एक इमेजिनेशन हो तो आप सीधे ही सोच लेंगे कि यार मेरे ना 90 में से 90 अंक आ गए। ये इमेजिनेशन है। तो इमेजिनेशन मतलब आप जो है बस सोच लेते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि इसमें कैसे आएंगे, यानी कि कोई तर्क नहीं होता। तीसरा पॉइंट है, चिंतन करते समय व्यक्ति क्रमबद्ध सिस्टमैटिक रूप से किसी विषय या घटना के पक्ष या विपक्ष में तर्क करता है। जी हाँ दोस्तों, मतलब हम लोग जब भी किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, अगर चिंतन कर रहे हैं तो हम लोग व्यवस्थित तरीके से उसके बारे में सोचते हैं। जैसे आपकी परीक्षाएं का ही उदाहरण ले लें हम लोग, तो अभी आपने सोचा कि पेपर 1 है, पेपर 3 है, अभी इसको मुझे अच्छे से तैयार करना है। पहले मैं सॉल्व पेपर्स को भी अच्छे से तैयार कर लूँगा, फिर मैं जब अच्छे से तैयार हो जाएगा फिर मेरे पास जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उनको मैं रिवाइज करूंगा। तो आपने अपनी तैयारी का एक सीक्वेंस बनाया होगा, एक क्रम बनाया होगा, जबकि कल्पना का कोई क्रम नहीं होता है। आप कहीं की चीज़ कहीं भी सोच सकते हैं। आप बैठे बैठे आज अमेरिका चले जाएंगे और वहाँ से लंदन, और लंदन से पता चला तो आप चांद पर भी पहुँच गए। तो सीक्वेंस जो होता है कल्पना का कुछ भी नहीं होता है। ये आपस में, ये दोनों चीज़ों के बीच में बड़ा अंतर है। प्रायः चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है। तो चिंतन वास्तविकता से संबंधित घटनाओं के बारे में होता है या वास्तविकता की जो विषय होते हैं उनसे संबंधित होता है, जबकि कल्पना का संबंध वास्तविक चीजों, वस्तुओं एवं घटनाओं से कम ही अथवा अवास्तविक चीजों या वस्तुओं से अधिक होता है। तो बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। इसके अलावा अगला पॉइंट देखते हैं कि चिंतन में प्रयत्न तथा त्रुटि यानी कि ट्रायल एंड एरर की प्रक्रिया होती है। यानी कि जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हमको लगता है कि अगर यार ये काम मैं ऐसे करूं, मैं उदाहरण लेता हूं फिर वापस से आपके परीक्षाओं का ही, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर मैं यार पूरी किताबों से पढ़ लूं तो शायद मेरी परीक्षा की तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो आप इसका ट्रायल लेंगे। तो हो सकता है कि आप एक दो दिन मतलब इस तरह से पढ़ें, और अगर आपको लगे, अगर आपकी अधिगम शैली, हमने पढ़ा ना लर्निंग स्टाइल, तो अगर आपकी अधिगम शैली ऐसी नहीं है कि जो आप सीधे किताबों से पढ़ के अपनी परीक्षा की तैयारी कर लें, तो शायद आपको सूट नहीं करेगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पे ट्रायल एंड एरर किया। हो सकता है फिर आप उसके बाद क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि मेरी तैयारी कितनी हुई। तो आप चिंतन की प्रक्रिया के दौरान क्या करते हैं, ट्रायल एंड एरर करते हैं। किसी समस्या के समाधान के लिए आप क्या करते हैं, ट्रायल एंड एरर। जबकि जो कल्पना होती है इसमें कोई ट्रायल एंड एरर नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई समस्या ही नहीं होती है। इसके अलावा चिंतन में स्पष्ट रूप से कोई ना कोई समस्या हमेशा होती है। जी हाँ दोस्तों, चिंतन करने का उद्देश्य ही होता है कि यहाँ पर आप जो है किसी समस्या के समाधान को करना चाहते हैं, किसी समस्या के समाधान को आप जो है यहाँ पर दूर करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम वो चीज़ें समझ सकते हैं। जबकि समस्या उत्पन्न होने पर ही चिंतन की प्रक्रिया आरंभ होती है, परंतु कल्पना में ऐसी कोई बात नहीं होती, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि कल्पना तो किसी भी चीज़ के बारे में कर ली जाती है, उसका कोई दिशा नहीं होती, उसकी कोई उद्देश्य नहीं होते। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये मुख्य पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। और चलिए आगे अगले प्रश्न को चलते हैं। राइट द मेथड टू डेवलप मेमोरी। अब ये अच्छा क्वेश्चन है कि आप अपना जो है मेमोरी कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं, आप भी इसको जो है यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है लिख कर सकते हैं, यानी कि जो चीज़ें हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं ना उनको हम लोग लिख कर सकते हैं। राइट डाउन इट व्हाट यू हैव लर्न।
तो जो चीज़ें हमने सीखी हैं उनको हम लोग बार बार लिख सकते हैं। लिखने से क्या होता है, चीज़ें अभ्यास होती है। आप 2 बार 4 बार जब लिख देंगे तो चीज़ें आपको याद रहेंगी, वो आपके मेमोरी में होगा। इसके अलावा आप दृढ़ संकल्पना कर सकते हैं, आप मेक कर सकते हैं, मतलब दृश्य संकल्पना जो होती है कि मतलब आप विजुअल्स कर सकते हैं। ट्राई टू टीच समवन एल्स, मेक विजुअल्स। मेक विजुअल्स का मतलब होता है कि जैसे हम चीज़ें सीखते हैं, मान के चले आपने आज सीखा गणित के नियम, आपने 2 और 2 4 जोड़ना सीखा, तो आप दिमाग में ही वो फॉर्मूला लगाने लगते हैं कि भाई 2 और 2 4, 2 और 2 बॉल मिलकर 4 बॉल हो गए, या 2 और 2 पेंसिल मिलकर 4 पेंसिल हो गए। तो इस तरह से आप दिमाग में चिंतन करना शुरू कर देते हैं ना, जब इस तरह से सोचने लगते हैं, ये भी आपकी मेमोरी को बढ़ाता है। इसके अलावा इसके अलावा एक मिनट दोस्तों, थोड़ा आपको जूम कर दूं मैं। हाँ, माफ़ करिएगा।